गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का एक बार फिर से मौर्य हिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है और अभिनंदन है। और ये सीरीज चल रही है आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से वन लाइनर। तो आपको मन लगाकर इस सीरीज को पढ़ना है, क्योंकि इसी सीरीज से आपके फर्स्ट पेपर में ढेर सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो सीरीजों की इसी श्रृंखला में आज एक नई सीरीज 50 क्वेश्चंस की हम जोड़ने जा रहे हैं, जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो चलिए, आप सभी की इजाजत हो तो सीरीज शुरू कर ली जाए। तो सीरीज का पहला क्वेश्चन आपके सामने, कश्मीर का अकबर के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो देखिए, चार ऑप्शन है आपके सामने, सिहाबुद्दीन, हाजी खां, सुहादेव और जैन उल आबदीन। तो चार ऑप्शन है, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता था। तो देखिए, राइट आंसर है चौथा, जैनुल आबदीन। जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता था। और आपको बता दें कि चार अकबर हुए हैं। आपको ध्यान रखना है कि कुल चार अकबर हुए हैं। एक अकबर जो मुगल काल में हुए थे, जिन्होंने दीन इलाही धर्म चलाया था, जिनके दरबार में नवरत्न रहते थे, जिनका जन्म 1556 को हुआ था और मृत्यु 1605 को हुई थी, तो वो अकबर थे। दूसरे जो थे आपके फिरोज शाह तुगलक, इनको सल्तनत काल का अकबर कहा जाता था। और तीसरे थे अकबर द्वितीय, जिन्होंने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। और चौथे ये जो आप पढ़ रहे हैं, जैनुल आबदीन, इन्हें कश्मीर का अकबर कहा जाता है। हालांकि ये एक मुस्लिम थे, लेकिन जब ये कश्मीर के शासक बने तो इन्होंने वहां पर बहुत ही सुधार के कार्य किए, अच्छे अच्छे कार्य किए और हिंदू और मुस्लिमों के लिए समान रूप से शासन प्रणाली चलाई। इतने अच्छे कार्य किए थे, इसीलिए इन्हें कश्मीर का अकबर कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल में सर्वाधिक विस्तृत साम्राज्य था, सबसे बड़ा साम्राज्य किस सुल्तान का था। तो देखिए, चार सुल्तान आपके सामने आ चुके हैं। पहला है अलाउद्दीन खिलजी, बलवन, मोहम्मद बिन तुगलक और सिकंदर लोधी। तो इसमें से राइट आंसर आपको चुन लेना है। तो राइट आंसर देखिए किसका है। हाँ, बिल्कुल सही है। राइट आंसर है सेकेंड, थर्ड, यह है मोहम्मद बिन तुगलक। सल्तनत काल में जो सर्वाधिक विस्तृत साम्राज्य था वो मोहम्मद बिन तुगलक का था, यानी टोटल 23 प्रांत थे, 23 प्रांत थे। और इसीलिए मोहम्मद बिन तुगलक के समय में सर्वाधिक विद्रोह भी हुए थे, यानी 34 विद्रोह हो गए थे इसके काल में। और अलाउद्दीन खिलजी जो ऊपर ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसके पास सर्वाधिक विशाल सेना थी, ना कि सर्वाधिक विशाल साम्राज्य। अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाई गई नहरों का वर्णन आपको कहाँ मिलता है। तो देखिए, चार किताबें हैं आपके सामने लिखी हुई हैं। पहली है फतवा ए जहांदारी, दूसरी है तारीख फिरोज शाही, सीरत ए फिरोज शाही और अगली है फुतुहात ए फिरोज शाही। तो देखिए, फिरोज शाह तुगलक द्वारा जो उसने 5 नहरें बनवाई थी, जिसमें पहली नहर उसने दीपालपुर से सतलज तक बनवाई थी, जिसको रजबाह नहर कहा जाता है। उसके बाद उसने दूसरी नहर जो थी अलुखनी नहर बनवाई थी। तो देखिए, इनका वर्णन कहाँ मिलता है। राइट आंसर की ओर चलते हैं। राइट आंसर आपको देखिए मिल चुका है। राइट आंसर है थर्ड, सीरत ए फिरोज शाही। फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाई गई नहरों का वर्णन सीरत ए फिरोज शाही में मिलेगा। इसके अलावा फतवा ए जहांदारी और तारीख फिरोज शाही ये बरनी द्वारा लिखी गई किताबें हैं। और फुतुहात ए फिरोज शाही ये फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है कि भारत से दासों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था। तो भारत में पर दासों के निर्यात से प्रतिबंध किसने लगा दिया था। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, बलवन, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक और खिज्र खां। तो देखिए, दासों से किसे सबसे ज्यादा प्यार था, उसी ने दासों पर प्रतिबंध लगा दिया था। ऑप्शन आप समझ गए होंगे। ऑप्शन है थर्ड, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने दासों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था और दासों के लिए एक विशेष विभाग दीवाने बंदागान बनाया था, जिसमें उस समय
समय 1,80,000 दास उसके जो है दरबार में रहते थे। दासों से उसे बहुत ही प्रेम था। अगला क्वेश्चन है, 13वीं व 14वीं शताब्दी में किसान निम्नांकित की खेती नहीं करते थे। तो नहीं शब्द पर आपको ध्यान देना है। देखिए अक्सर हम लोग नहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए 4 ऑप्शन है, चना, गेहूं, उड़द और मक्का। तो आप ध्यान दीजिए इसमें कौन सी खेती थी जो सल्तनत काल में नहीं होती थी। तो राइट आंसर की ओर चलना है आपको। तो राइट आंसर है मक्का। तो जो है सल्तनत काल में मक्का की खेती नहीं होती थी, क्योंकि मक्का जो है विश्व में सबसे पहले उत्तरी अमेरिका में पाया गया, इसके बाद में ये भारत लाया गया। क्वेश्चन है, हुनुज दिल्ली दूर अस्त किसने कहा। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन है, सिद्दी मौला, निजामुद्दीन औलिया, फरीदुद्दीन और फखे मुरीद। तो राइट आंसर आपको चुन लेना है। तो राइट आंसर की ओर हम लोग चलेंगे। राइट आंसर है निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया ने यह शब्द कहा था कि हुनुज दिल्ली दूर अस्त, हुजूर दिल्ली अभी दूर है। और यह शब्द उसने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा था। गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक था और 1320 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा और वह बंगाल अभियान पर गया था। उसी समय उसे पता चला कि निजामुद्दीन औलिया मोहम्मद बिन तुगलक के साथ मिलकर के उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। तो उसने वहीं से मैसेज किया था निजामुद्दीन औलिया को जी कि जब मैं दिल्ली आऊंगा तो मैं तुम्हें मारूंगा। तो जब ये बात निजामुद्दीन औलिया को पता चली तो उसने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा था कि हुनुज दिल्ली दूर अस्त, हुजूर दिल्ली अभी दूर है, पहले दिल्ली तो पहुंचो तब तो मुझे मारोगे। तो अभी तुम दिल्ली ही नहीं पहुंचोगे। ये बात सत्य हुई। रास्ते में अफगानपुर में लकड़ी के मकान गिर जाने से गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। तो सूफी संतों की बातें अक्सर लग जाया करती हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं, सल्तनत काल में फवाजिल का क्या अर्थ तात्पर्य था। तो देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है काजी को दिया गया अनुदान, दूसरा है ग्रामीण स्तर पर सरकारी कर्मचारी, तीसरा है राज्य को प्रेषित अधिशेष राशि, चौथा है राज्य की भूमि। तो देखिए राइट आंसर आपको चुन लेना है। तो राइट आंसर देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं जो लोग कभी पढ़ते नहीं हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में जरूर होते हैं जो नंबरों को बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो मैंने बार बार बताया है कि ऐसे 2-3 क्वेश्चन पीछे भी आए थे। ऐसे क्वेश्चंस पर आपको विशेष फोकस करना है ताकि इनके जो नंबर हैं वो आपके किसी भी तरीके से जाने ना पाए। तो देखिए राइट आंसर आपको चुन लेना है। राइट आंसर है आपका तीसरा, राज्य को प्रेषित अधिशेष राशि। देखिए नाम ही शब्द है फवाजिल, मतलब थोड़ा सा फवाजिल का मतलब है थोड़ा सा फादिल, यानी जो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा जो है कौन सी जो है राशि, तो अधिशेष राशि होगी। दोनों का आप कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, आराम से ये याद हो जाएगा। तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ याद करना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम लोग चलते हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कश्मीर में मार्तंड मंदिर का विध्वंस किसने किया था, यानी उसको नष्ट किसने किया था। तो देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है शमसुद्दौला शाह, फिर है सिकंदर, तीसरा है अली शाह और चौथा है बख्तियार खिलजी। तो देखिए राइट आंसर आपको चुन लेना है। कौन सा आंसर जो है इसमें से एकदम राइट है। तो राइट आंसर की ओर हम लोग चलेंगे। कश्मीर में मार्तंड मंदिर का विध्वंस किसने किया था। तो देखिए राइट आंसर आपको चुन लेना है। जी हाँ, आपने आंसर चुन लिया होगा। जी बिल्कुल राइट आंसर है थर्ड, अली शाह। कश्मीर में मार्तंड मंदिर का जो विध्वंस है वो अली शाह के द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि किस विदेशी यात्री ने महमूद बेगड़ा का यशोगान यूरोप तक किया। तो देखिए ये महमूद बेगड़ा कौन था, ये दक्षिण में एक राजा था। तो देखिए 4 लोग यहाँ पर आ रहे हैं यात्री के रूप में, 4 नाम लिखे हुए हैं। और देखिए कौन कौन लिखा हुआ है, बेल बार्थेमा, अगला है मानडेस्लो, निकतिन, पीट मुंडी। तो देखिए कौन कौन इसमें कौन सही हो सकता है। किसने जो है महमूद बेगड़ा से बहुत जो प्रभावित हो गया था उसके बारे में हमें पता करना है। देखिए राइट आंसर की ओर चलेंगे हम लोग। तो राइट आंसर है एल बार्थेमा। एल बार्थेमा एक विदेशी यात्री था जो महमूद बेगड़ा के समय में आया था और उसने उसका जो वर्णन है, जो उसकी यशी कीर्ति है, हो गया होगा किसी बात से प्रभावित, तो जो है उसका यशोगान उसने यूरोप तक किया।
अगला देखिए क्वेश्चन है कि कौन सा विदेशी यात्री दिल्ली का काजी हुआ। तो देखिए चार ऑप्शन आपके सामने, अलबरूनी, इब्न बबूता, बर्नी और बर्नियर। तो देखिए चार ऑप्शन है, इसमें से देखिए कौन खुश नसीब है जो दिल्ली के काजी के पद पर बैठा था। तो यात्री, लेकिन यहाँ के सुल्तान की विशेष कृपा उसके ऊपर हुई। तो आंसर आप सभी को पता चल चुका है। जी हाँ, राइट आंसर है इसका प्रथम राइट आंसर है सेकेंड, अब इब्न बबूता। 1333 में इब्न बबूता भारत आया मोरक्को से, और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया। और मोहम्मद बिन तुगलक बहुत ही ज्यादा इब्न बबूता से प्रसन्न हो गया, और उसने इब्न बबूता को दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया। 1342 तक इब्न बतूता दिल्ली का काजी रहेगा। इसके बाद उसे राजदूत बनाकर चीन भेजा जाएगा, और 1347 में इब्न बतूता वापस अपने देश मोरक्को चला जाएगा। क्वेश्चन है, किस सुल्तान के समय मंगोल आक्रमण नहीं हुआ। देखिए फिर से नहीं शब्द आ गया है, तो आपको ध्यान देना है। पेपर में ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, नहीं वाले ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो किस सुल्तान के समय मंगोल आक्रमण नहीं हुआ। देखिए चार ऑप्शन, इल्तुतमिश, बालवन, अलाउद्दीन खिलजी और फिरोज शाह तुगलक। तो आपको गेस कर देना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो गेस प्लीज, तत्काल गेस कीजिए, राइट आंसर गेस कीजिए। हाँ जी हाँ, राइट आंसर आपने गेस कर लिया है। राइट आंसर है चौथा, फिरोज शाह तुगलक। देखिए इल्तुतमिश के समय पर चंगेज खां का आक्रमण हुआ था, और बलवन के समय पर मंगोल आक्रमण हुए थे। तभी इसके बड़े पुत्र महमूद की मृत्यु हो गई थी मंगोल आक्रमण से। और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में क्या कहें, सर्वाधिक मंगोल आक्रमण तो अलाउद्दीन खिलजी के समय पर ही हुए, जिसमें इसके प्रमुख सेनापति जफर खां की मृत्यु मंगोल आक्रमण से रक्षा करते समय ही हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजारत की अवधारणा अब्बासी खलीफाओं ने कहां से ग्रहण की। तो देखिए चार ऑप्शन आपके सामने हैं, मिस्र, फारस, भारत और चीन। तो देखिए राइट आंसर आपको ढूंढ लेना है। तो कुल मिलाकर राइट आंसर के नजदीक आप पहुंच जाएंगे। देखिए चीन भारत से तो कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये सब बाहरी थे। तो दो चीजें तो आप ऊपर की ओर ही चल दीजिए, क्योंकि चीन से इसलिए नहीं क्योंकि उधर से तो मंगोल लोग थे। भारत में तो आप आए ही हैं। तो दो देश बचते हैं, मिस्र और फारस। यहीं पर 50-50 का गेम है कि कौन सा सही होगा। तो देखिए राइट आंसर की ओर हम लोग चलेंगे। राइट आंसर है फारस। विजारत की जो अवधारणा थी वह अब्बासी खलीफाओं को फारस से इन्होंने प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन है, कौन इतिहासकार तैमूर के आक्रमण के समय था। तो आपको पहले तो यह पता कर लेना चाहिए कि तैमूर का आक्रमण हुआ कब था। तो तैमूर लंग का जो आक्रमण था ये 1398 के समय में हुआ था। तो इसको तैमूर लंग कहते थे। लंग क्यों कहते थे, क्योंकि ये लंगड़ा था, एक पैर से ये लंगड़ा था, इसको इसलिए इसको तैमूर लंग कहते थे। तो देखिए चार इतिहासकार यहां पर उपस्थित हैं, इनमें से राइट इतिहासकार आपको चुन लेना है। पहला है मिनहाज उस सिराज, दूसरा है जियाउद्दीन बर्नी, तीसरा है अमीर खुसरो, और चौथा है शम्स ए सिराफ। तो राइट आंसर आपको चुन लेना है। राइट आंसर के नजदीक आप बिल्कुल पहुंच चुके होंगे, बिल्कुल जी हाँ, राइट आंसर है शम्स ए सिराफ। इतिहासकार जो था तैमूर के समय पर शम्स-ए सिराज था, और जियाउद्दीन बर्नी ये तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में था। अमीर खुसरो ये तो अलाउद्दीन का राजकवि हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है कि पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था। तो देखिए पंजाब में जो हिंदू शाही राजवंश था, ये राजवंश बहुत दिनों तक चलेगा। और देखिए इसी राजवंश में आगे वही राजा दाहिर होंगे इसी राजवंश में, और उनका पुत्र जयपाल, आनंदपाल, त्रिलोचन पाल, ये बहुत सारे राजा जो होंगे वो इसी राजवंश में आगे चल करके पढ़ने को मिलेंगे। चलिए फिलहाल राइट ऑप्शन की ओर चलते हैं। देखिए चार ऑप्शन है, वसुमित्र, कल्लर, जयपाल, महिपाल। तो देखिए इसमें से राइट आंसर आपको चुन लेना है। तो राइट आंसर कौन सा होगा, चलिए राइट आंसर की ओर हम लोग चलते हैं कि पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया।
तो राइट आंसर की ओर चलेंगे हम लोग। राइट आंसर है सेकंड, कल्लर। पंजाब के हिंदू राजशाही वंश को कल्लर नाम के एक व्यक्ति ने स्थापित किया था, और ये जो शाही राजवंश था ये बहुत ही फेमस हुआ था आगे चल करके। अगला क्वेश्चन है कि किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? तो देखिए अमीर खुसरो, इब्न बतूता, फिरोज तुगलक और बर्नी। तो देखिए डाक व्यवस्था, और इसी के साथ में यातायात व्यवस्था, इसी के साथ में आपकी प्रथम नहर व प्रथम कुआं बनाना। आप आंसर समझ गए होंगे। जी हाँ, राइट आंसर की ओर हम लोग चलते हैं। लेकिन किसने विवरण दिया है ये पूछ रहा है। तो गयासुद्दीन तुगलक के समय पर यह डाक व्यवस्था थी, और इसको विवरण दिया है आपके अमीर खुसरो ने, क्योंकि अमीर खुसरो उस समय थे अलाउद्दीन खिलजी के बाद में अमीर खुसरो थे। और अमीर खुसरो ने, आपको बताना चाहेंगे, 7 सुल्तानों का शासन इन्होंने देखा था। अगला क्वेश्चन है, तुगलकाबाद की नींव किसने डाली? तो देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, मोहम्मद तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक, कोई नहीं। तो कोई नहीं, किसके साथ आप जाना चाहेंगे? 1 2 3 4 राइट आंसर चुन लेना है आपको। तो राइट आंसर है गयासुद्दीन तुगलक। तुगलकाबाद की जो नींव थी वो गयासुद्दीन तुगलक ने डाली थी। और जब गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हुई तो उसका मकबरा भी यहीं तुगलकाबाद में बना हुआ है। एक कृत्रिम झील बनाई गई है, उस झील के बीचों बीच में गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा बना हुआ है। और इसी तुगलकाबाद की जो है नगर की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा की गई। गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक था, जो 1320 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा, और 1325 में इसकी अफगानपुर में मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, सैयदुस सलातीन की उपाधि किसने धारण की है? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि सैयदुस सलातीन। देखिए राइट आंसर आपको चुनना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, इल्तुतमिश, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। तो कौन सा आंसर आपका सही होगा? सैयद उस सलातीन की उपाधि, इतनी बड़ी उपाधि कौन धारण करेगा? तो देखिए आपको राइट आंसर की ओर चलना है। तो चलिए समय ना खराब करते हुए सीधे राइट आंसर की ओर चलते हैं। राइट आंसर है चौथा, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने सैयद उस सलातीन की उपाधि धारण की थी। तो क्यों धारण की थी? कि इसने स्थापत्य के क्षेत्र में बहुत सारे ढेर सारे कार्य किए थे। अगला क्वेश्चन है, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि जब आप पेपर कर रहे होंगे तो आपको जो है 30 सेकंड में उत्तर चुन लेना होगा, और 10 सेकंड में आपको जो है गोला कर देना होगा। तो आप तैयार रहेंगे। 40 सेकंड में आप अपने माइंड सेट को ओके रखें। जैसे ही पेपर मिले सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चंस आपको भली भांति आते हैं उन्हें आपको सबसे पहले करना है, और जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं उनको आपको बाद में करना है। और जितने क्वेश्चन आते हैं उनके गोले भी आपको पहले कर लेने हैं। ऐसा ना हो कि आप कहें कि हम गोला बाद में करें और अचानक आपका समय समाप्त हो जाए। तो चलिए राइट आंसर की ओर चलते हैं। जी हाँ, राइट आंसर देखिए 4 ऑप्शन है, अलाउद्दीन खिलजी, बहलोल लोधी, फिरोज तुगलक, नासिरुद्दीन तुगलक। तो देखिए राइट आंसर है नासिरुद्दीन। नासिरुद्दीन के जो समय जो राजा था, फिरोज तुगलक वंश का जो अंतिम शासक था नासिरुद्दीन, इसी के समय में 1398 में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है, फिरोज शाह का उत्तराधिकारी कौन था? तो देखिए 4 ऑप्शन है आपके सामने, मोहम्मद बिन तुगलक, हुमायूं, अबू बकर और गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय। तो राइट आंसर आपको जो है इसमें से चुन लेना है। ऐसे ही क्वेश्चन ज्यादातर पेपर में आ जाते हैं जिनको अक्सर बच्चे पढ़ते नहीं हैं। तो देखिए क्वेश्चन है आपका, फिरोज शाह तुगलक का उत्तराधिकारी चुनना है आपको। तो देखिए राइट आंसर आपको ढूंढ लेना है। तो राइट आंसर हमने ढूंढ लिया है। चौथा ऑप्शन सही होगा आपका, गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय। जो गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय था ये फिरोज शाह तुगलक का पोता था, और उसकी मृत्यु के बाद, फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद ये दिल्ली की गद्दी पर
बैठा। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, सैयद वंशी सुल्तानों में सबसे अधिक समय तक किसने शासन किया? तो चार ऑप्शन है, खिज्र खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन आलम शाह। तो इसके बारे में मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि खिज्र भाई मुबारक हो, मोहम्मद को आलम हुआ है। तो देखिए 1414 से लेकर 1451 तक ये शासनकाल चलेगा। तो खिज्र खां 1414 से 1421, यानी आप निकाल लीजिए 7 वर्ष। फिर मुबारक शाह 21 से 34, यानी आपके 13 वर्ष। इसके बाद जो है मोहम्मद शाह 34 से 45, यानी 11 वर्ष। और अलाउद्दीन आलिम शाह 45 से 51, यानी 6 वर्ष। तो देखिए सबसे अधिक समय तक जो है शासन मुबारक शाह करेगा। और मुबारक शाह सैयद वंश के भी जितने सुल्तान होंगे, केवल सैयद वंश की मैं बात कर रहा हूँ, इन सुल्तानों में सबसे टैलेंटेड सुल्तान होगा कौन? मुबारक शाह। यह मुबारकाबाद नामक नगर की स्थापना करेगा। और इसी के समय में एक पुस्तक लिखी जाएगी, तारीख मुबारक शाही, याहिया बिन सरहिंदी के द्वारा। क्वेश्चन है, तैमूर के आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? तो देखिए चार ऑप्शन आपके सामने हैं, राजनीतिक प्रभाव, सांस्कृतिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव, उक्त सभी। तो आप देखिए आपको राइट आंसर चुन लेना है। और ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में बहुत सारे आते हैं और ऐसे क्वेश्चन बहुत सरल होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस हमारे पेपर में हमें नंबर बढ़ाने के लिए दिए जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस हमारा स्कोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो देखिए राइट आंसर आपको चुन लेना है। राइट आंसर है उक्त सभी। तैमूर के आक्रमण का भारत पर राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक सभी क्षेत्रों में प्रभाव पड़ा। कैसे प्रभाव पड़ा? सबसे पहले राजनीतिक प्रभाव की हम बात करें तो राजनीतिक प्रभाव में यह हुआ कि नासरुद्दीन तुगलक का उस समय शासन था और उसके बाद सैयद वंश का शासन प्रारंभ हो गया। इसके आक्रमण के बाद तो मैं कह सकता हूं कि एक पूरे वंश का अंत हुआ और एक नया वंश चला, यानी राजनीतिक क्षेत्र में जो है वो परिवर्तन हुआ। दूसरा परिवर्तन क्या हुआ? सामाजिक प्रभाव कैसे पड़ा? तो सामाजिक प्रभाव में आइए हम लोग बात करें तो तैमूर के आक्रमण के समय में क्या हुआ कि एक वंश के खत्म हो जाने से एक अफगान जो सभ्यता थी वो खत्म हो गई और जो सैयद सभ्यता थी वो प्रारंभ हुई। तो मैं कह सकता हूं कि सामाजिक क्षेत्र में भी जो था एक प्रभाव पड़ा। सांस्कृतिक क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा? क्योंकि तैमूर ने जब भारत पर आक्रमण किया तो बहुत ही इसका आक्रमण विध्वंसकारी था, बहुत ही ज्यादा इसने लूटपाट मचा रखी थी। तो इससे क्या हुआ था कि यहाँ पर की जो संस्कृति थी वो बदल गई थी, ये जो था। तो इस प्रकार मैं कह सकता हूँ कि उसका आक्रमण जो है उसने सभी क्षेत्रों पर जो है महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। अगला क्वेश्चन है, सूफी सिलसिलों में किसने संगीत पर विशेष बल दिया? तो देखिए चार ऑप्शन है, चिश्ती, सुहरावर्दी, कादरी, नक्शबंदी। तो इसमें से ये सभी सूफी संत हैं। सूफी शब्द दो शब्दों से बना है। सूफी शब्द का अर्थ होता है पवित्र और एक अर्थ इसका होता है ऊन, अर्थात ये लोग अपने आप को बहुत ही पवित्र मानते थे तथा ऊनी कपड़े भी पहनते थे। तो देखिए इसमें राइट आंसर की ओर चलेंगे। राइट आंसर आपने ढूंढ लिया, राइट आंसर है चिश्ती। जो चिश्ती होते थे ये संगीत पर विशेष बल देते थे, यानी इनका कहना था, इनकी दो बातें बहुत अच्छी हैं। इन्होंने पहली बात तो ये कही है कि ईश्वर द्वारा बनाई गई इस पृथ्वी पर जो सर्वोत्तम अगर कोई कृत्य है तो वो है मानव। और इन्होंने कहा कि अगर ईश्वर को मनाना है तो संगीत सबसे अच्छा माध्यम है। संगीत के द्वारा हम ईश्वर को बहुत ही सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए इन्होंने संगीत पर विशेष बल दिया। इसीलिए जो कव्वाली वगैरह होती हैं और ये लोग क्या है, नाच कर, गा कर, झूम कर अल्लाह को मनाने का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत युग में दिल्ली पर राज्य करने वाला अंतिम वंश। तो देखिए इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। चार ऑप्शन आपके सामने है, तुगलक, सैयद, लोधी, सरकी। तो एक ट्रिक मैंने आपको बताई थी वो आपको याद होगी, गूब खां तसले में। तो देखिए गूब खां तसल्ले, ला माने लोधी, यानी जो लोधी वंश है इस वंश का जो है अंतिम शासक था। तो राइट आंसर है थर्ड। थर्ड की ओर जाएंगे और लोधी वंश पर टिक लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन लोधी शासक हिंदू माँ का बेटा था?
तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो एलटी में भी आया हुआ था। क्या है? 4 ऑप्शन है, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी। ये तो आपको पता ही है कि लोधी वंश में 3 शासक हुए, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी। बहलोल लोधी संस्थापक था, इब्राहिम लोधी अंतिम शासक था। तो देखिए राइट आंसर आपको ढूंढ लेना है, किसमें से कौन सा राइट आंसर होगा। किसकी माँ हिंदू थी? तो राइट आंसर की ओर चलते हैं। राइट आंसर है सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी की जो माँ थी वो हिंदू थी और एक सुनार की पुत्री थी। अगला क्वेश्चन है, लोधी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक। तो 3 ही शासक हुए, अभी मैंने फिर आपको बताया, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी। और चौथा ऑप्शन भी है दौलत खां लोधी। तो दौलत खां जो लोधी थे, इब्राहिम लोधी के चाचा थे। चलिए फिर भी 3 जो है हुए, इन्हीं में से आपको सर्वश्रेष्ठ चुनना है कि लोधी वंश में इन 3 राजाओं में जो सर्वश्रेष्ठ शासक कौन हुआ। ठीक है, तो राइट आंसर की ओर हम लोग चलेंगे। तो देखिए राइट आंसर हमको मिल चुका है। जी हाँ, राइट आंसर है सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी लोधी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था और इसी ने जो है ये गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। इसी ने आगरा नगर की स्थापना की थी। इसी ने जो है आगरा को अपनी राजधानी बनाया। इसी ने बादलगढ़ का किला बनाया था और इसी ने गजे सिकंदरी जो था उसका एक पैमाना बनाया था भूमि नापने का, जो 30 इंच का होता था। और इस प्रकार जो इसने जो है एक काम बहुत अच्छा है, इसने खाद्यान्न पर से कर हटा दिया था। और अगर इसके बारे में बात करें तो कट्टरता के बारे में, तो इसने ताजिया पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसने मजारों पर, पीरों पर स्त्रियों को जाने से रोक दिया था। इसीलिए इसे औरंगजेब का अग्रगामी भी कहा जाता है। क्वेश्चन है, बादलगढ़ के किले का निर्माण किसने कराया? तो अभी मैंने आपको बताया है। 4 ऑप्शन है, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी। तो इसमें से आपको राइट आंसर चुन लेना है। अभी थोड़ी देर मैंने पहले आपको बताया था, राइट आंसर आपको पता चल चुका है। चलिए सीधे टिक कर देते हैं बिना किसी समय गंवाए। तो देखिए राइट आंसर है सिकंदर लोधी। बादलगढ़ के किले का निर्माण सिकंदर लोधी ने कराया था और कहा जाता है कि सल्तनत कालीन सभी किलों में सबसे सुंदर और बहुत ही बेहतरीन कलात्मक वाला जो किला था वो बादलगढ़ का किला था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का वह सुल्तान जो रणभूमि में मारा गया। देखिए बहुत ही फेमस और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दिल्ली सल्तनत में जितने भी सुल्तान होंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर के इब्राहिम लोधी तक, तो देखिए सभी सुल्तान, ऐसा कोई सुल्तान नहीं होगा जो रणभूमि में मारा गया होगा, लेकिन एक सुल्तान ऐसा है जो रणभूमि में भी युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गया। तो वो कौन सा सुल्तान है? देखिए ऑप्शन आपके सामने है, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, दौलत खां लोधी। तो कौन सा लोधी सुल्तान है जो रणभूमि में मारा गया था? तो देखिए राइट आंसर की ओर हमें चलना है। तो राइट आंसर आपको चुनना है कि ऐसा कौन सा सुल्तान जो रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हो गया। तो देखिए राइट आंसर है इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी 1517 को दिल्ली की गद्दी पर बैठा और 1526 में पानीपत के युद्ध में युद्ध भूमि में ही यह बाबर के द्वारा मारा गया, यानी पहला। और इसी के साथ जो है सल्तनत काल बिल्कुल समाप्त हो गया और मुगल काल प्रारंभ हो गया, यानी सल्तनत काल खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन है कि किस सुल्तान ने जौनपुर को दोबारा दिल्ली में मिला? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन ये भी है कि जौनपुर स्वतंत्र कब हुआ था। तो चलिए इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिलहाल 4 ऑप्शन, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, दौलत खां लोधी। तो देखिए राइट आंसर की ओर चलना है आपको। तो राइट आंसर इसका है पहला, बहलोल लोधी। बहलोल लोधी ने जौनपुर को दोबारा दिल्ली में मिला लिया था। जौनपुर की स्थापना ख्वाजा जहां नाम के एक व्यक्ति ने की थी और यहाँ पर जो सबसे प्रतापी शासक हुए थे उनको हुसैन शाह सरकी कहा जाता है। इसीलिए इसको कहा जाता है कि यहाँ पर सरकी साम्राज्य ने स्थापना की थी। जौनपुर सल्तनत काल में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था। पूरे भारत से लोग उस समय जौनपुर में पढ़ाई करने के लिए आया करते थे, इसीलिए इसे पूर्व का सिराज भी कहा जाता था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने खादान से जकात हटा दिया था? तो देखिए अभी हमने आपको बताया था। फिलहाल ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन है पहला बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी और दौलत खां लोधी। तो मैं आपको बता चुका हूं
कि किस सुल्तान ने खानदानी से ज़कात हटा लिया था। केवल आपको राइट आंसर जो है चुन लेना है। तो राइट आंसर हम लोग चुनेंगे, राइट आंसर है सिकंदर लोधी। और सिकंदर लोधी का ये कार्य मुझे बहुत ही पसंद है कि उसने खानदान पर से खर हटा लिया था। यानी उसका कहना था कि राज्य में कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए, और उसका कहना था कि यदि मैंने खानदान पर से कर हटा लिया है तो राज्य में व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। तो कहीं न कहीं किसी न किसी दृष्टिकोण से हम देखेंगे तो सिकंदर लोधी एक लोधी वंश में सबसे प्रभुत्व संपन्न शासक भी था और एक अच्छा शासक भी था। अगला क्वेश्चन है कि लोधी सुल्तान किस नस्ल के थे। तो देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और चारों ऑप्शन को मैं पढ़ूंगा। तो देखिए राइट आंसर आपको चुन लेना है। राइट आंसर पहले पढ़ लेता हूं मैं ऑप्शन। पहला है अरब, दूसरा है पर्सियो, तुर्क, अफगान। तो देखिए इसमें से सही उत्तर आपको चुनना है कि जो है लोधी सुल्तान किस नस्ल के थे, यानी कहाँ से, किस वैरायटी से ये संबंधित थे। तो देखिए राइट आंसर आप सभी को पता है, बहुत ही सरल है। और ये इतना ज़्यादा सरल है कि कभी कभी इतने सरल क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं तो हम लोग उनमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए भड़बड़ाना नहीं है पेपर में, बिल्कुल जो है मन को शांत और चित्त स्थिर रख करके आपको पेपर को हल करना है। तो राइट आंसर है आपका अफगान। लोधी सुल्तान जो थे ये अफगानी नस्ल के थे, यानी जो प्रथम अफगान वंश है ये आपका लोधियों का है। और इसके बाद भी एक और अफगानी वंश आपको देखने को मिलेगा जो मुगल काल में आएगा, शेरशाह सूरी। तो ये शेरशाह सूरी जो थे ये द्वितीय अफगानी थे, यानी इनको द्वितीय अफगानी कहा जाता है। यानी दूसरी बार अफगान वंश की स्थापना हुई थी वो शेरशाह सूरी के समय में हुई थी। अगला क्वेश्चन है सिकंदर लोधी का वजीर कौन था। तो सिकंदर लोधी के बारे में अभी मैंने पढ़ा कि लोधी वंश का सबसे टैलेंटेड सुल्तान सिकंदर लोधी था। बहुत सारे इसने काम किए थे, गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखी, आगरा नगर की स्थापना की, राजधानी बनाया, गजे सिकंदरी चलाया था इसने, खानदानी पर से कर हटाया था इसने, ताजिया पर प्रतिबंध लगा दिया था, पीरों मज़ारों पर स्त्रियों को जाने से इसने प्रतिबंध लगा दिया था, और जो है मस्जिदों को इसने शिक्षा केंद्र बना दिया था। तो बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए थे इसने। चलिए 4 ऑप्शन है मियाँ भुआ, मलिक काफूर, खाने जहां मकबूल, ख्वाजा हसन बारी। तो राइट आंसर आपको चुन लेना है कि सिकंदर लोधी का वजीर कौन था, क्योंकि मायने रखता है कि इतने टैलेंटेड राजा के साथ कौन वजीर होगा। ऐसा जो वजीर होगा निश्चित ही वो टैलेंटेड व्यक्ति होगा। तो राइट आंसर है प्रथम मियाँ भुआ। अगला क्वेश्चन है किसके समय में अमीरों का प्रभुत्व चरम पर था। तो देखिए 4 ऑप्शन है खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। तो किसके समय में जो है अमीरों का प्रभुत्व चरम पर था। तो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आपको राइट आंसर चुन लेना है। राइट आंसर की ओर हम लोग चलेंगे। बहुत जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से जल्दी बताइए कौन सा आंसर सही है। हाँ जी हाँ बिल्कुल आपको पता चल चुका है, राइट आंसर है लोधी। लोधी वंश में जो था अमीरों का जो प्रभुत्व था वो चरम पे था। अगला क्वेश्चन है कौन सल्तनत काल के पतन में सर्वाधिक उत्तरदायी है। तो बहुत ही अच्छा और वेरी वेरी गुड क्वेश्चन है कि कौन उत्तरदायी है। तो देखिए 4 ऑप्शन है मोहम्मद तुगलक, शेरशाह, नासरुद्दीन महमूद और मलिक सरवर। तो अगर मैं कहूं कि सल्तनत काल के पतन में सर्वाधिक उत्तरदायी फिरोज शाह तुगलक हैं तो ये बात आपको माननी पड़ेगी। क्यों ऐसा कहा जाता है, क्योंकि उसने सैनिकों के पदों को वंशानुगत बना दिया था। उसने एक जो गलती की थी, जो मेजर गलती की थी कि सैनिकों के पदों को वंशानुगत बना दिया था। तो अगर ऑप्शन में आपके फिरोज तुगलक आता है तो आप पहले फिरोज तुगलक को लगाएंगे, लेकिन अगर ऑप्शन में आपको फिरोज तुगलक नहीं मिलता है, देखिए इसमें ऑप्शन में फिरोज तुगलक नहीं है, तो आप जाएंगे मोहम्मद बिन तुगलक के साथ। और मोहम्मद बिन तुगलक जो है उसको भी सल्तनत काल का उत्तरदायी माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसने 5 प्रकार की योजनाएं चलाई थी और वो 5 योजनाएं जो थी वो उसकी असफल हो गई थी। अच्छा मान लीजिए कोई प्रश्न आप हल कर रहे हैं और उसमें फिरोज तुगलक और मोहम्मद तुगलक दोनों ऑप्शन नहीं मिलते हैं, तो आप किसके साथ में जाएंगे? तो आप जाएंगे बलवन के साथ में। यानी दिल्ली सल्तनत के पतन में बलवन का बहुत बड़ा योगदान है। क्यों योगदान है? क्योंकि उसने चालीसा का विघटन कर दिया था। अगला क्वेश्चन है
इनाम भूमि किसे दिया जाता था, यानी ऐसी कौन सी भूमि थी, ऐसी कोई भूमि रही होगी जो लोगों को इनाम में दे दी जाती थी, तो उसको इनाम भूमि कहने लगे होंगे। तो चार ऑप्शन आपके सामने, विद्वान, मनसबदार, पैतृक राजस्व संग्राहक और कुलीन। कुलीन यानी उच्च वर्ग के जो लोग थे। पैतृक राजस्व संग्राहक यानी जो गांव गांव में जाकर के कर वसूलते थे। मनसबदार, ठीक है। और अगला है विद्वान। तो राइट आंसर आपको इसमें से चुनना है कि कौन सा राइट आंसर होगा। तो चलिए राइट आंसर की ओर हम लोग चलते हैं। क्यों राइट आंसर की ओर हम लोग चलते हैं? क्यों राइट आंसर की ओर चलते हैं? क्योंकि पेपर आने वाले हैं, हमें तैयारी करनी है, हमें मेहनत से तैयारी करनी है। और इतनी तैयारी कीजिए, इतनी मेहनत कीजिए कि जो सफलता है वो शोर मचा दे। तैयारी को इतने शांत तरीके से कीजिए, इतने चुपके से कीजिए, इतने मन लगाकर कीजिए कि जो सफलता है वो शोर मचा दे। जैसे ही आपका रिजल्ट आए आप सुर्खियों में छा जाएं। तो राइट आंसर की ओर चलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, विद्वान। इनाम भूमि जो है वो विद्वानों को दी जाती थी। अगला क्वेश्चन है कि सल्तनत साम्राज्य में कौन सा राज्य कभी भी सम्मिलित नहीं रहा? तो देखिए चार ऑप्शन है, तमिलनाडु, बंगाल, केरल और आंध्र प्रदेश। क्यों नहीं सम्मिलित रहा? किसका मतलब है कि या तो वहां पर कभी भी यहाँ सल्तनत काल के राजाओं ने कभी भी उस पर शासन नहीं किया। यही इसका मुख्य कारण रहा कि यहाँ के राजा जो सुल्तान थे वो कभी भी उस राज्य पर कब्जा नहीं कर पाए, यानी अपना शासन नहीं फैला पाए। तो देखिए राइट आंसर की ओर चलेंगे। जी हाँ, राइट आंसर आपको मिल चुका है। राइट आंसर है केरल। केरल जो था वो कभी भी सल्तनत का जो है कभी भी अंग नहीं रहा। इसका मुख्य कारण ये था कि देखिए जो अगर हम भौगोलिक दृष्टिकोण से बात करें तो वहाँ पर तीन पहाड़ियाँ हैं, नीलगिरी, दोद्दा बेट्टा और अनाईमुड़ी। तो तीन पहाड़ियाँ हैं और इन तीन पहाड़ियों के होने की वजह से जो केरल है वो तमिलनाडु से पृथक हो जाता है। इसीलिए तमिलनाडु जो है वहाँ पर जो है गर्मियों में वर्षा नहीं होती है। तो शायद वो पहाड़ी के दूसरी तरफ हो जाता है, एक अलग सा उसका जो है भौगोलिक स्वरूप हो जाता है, शायद इसलिए सुल्तानों ने वहां पर शासन नहीं किया हो। खैर चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है सल्तनत काल के पतन के समय विजयनगर का शासक। तो देखिए सल्तनत काल का पतन हो कब रहा है? 1526 में हो रहा है। तो फिर कौन आ रहा है? बाबर, मुगल वंश की स्थापना करने आ रहा है। और बाबर अपनी एक पुस्तक लिखता है, बाबरनामा। देखिए आपको मैं उत्तर की ओर ले चल रहा हूं। और उस बाबरनामा में उसने दक्षिण भारत और एक बंगाल के शासक, दो लोगों का उसने उसमें वर्णन किया है। तो चलिए चार ऑप्शन है आपके सामने, वीर नरसिंह, कृष्णदेव राय, सालू नरसिंह, अच्युत देव राय। तो राइट आंसर आप समझ चुके होंगे, सल्तनत काल के पतन के समय विजयनगर का जो शासक था वो कृष्णदेव राय था। यानी कृष्णदेव राय का जो शासन काल है वो 1509 से लेकर के 1530 है। और देखिए सल्तनत काल का विघटन कब हो रहा है? 1526 में है। तो जाहिर सी बात है कि कृष्णदेव राय का शासन होगा। और कृष्णदेव राय विजयनगर का सबसे प्रतापी शासक था जो सुलू वंश से संबंधित था। और बाबर ने अपनी जो आत्मकथा लिखी थी बाबरनामा में, उसमें उसने कृष्णदेव राय का विधिवत वर्णन भी किया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय शासन की दुर्बलता सल्तनत के पतन का कारण है, ये किसने कहा था? कि जो है केंद्रीय शासन जो है, केंद्रीय शासन दुर्बल है इसीलिए सल्तनत काल का पतन हो गया। तो ये कौन व्यक्ति हैं जिन्होंने ये बात कही है, उनके बारे में मुझे पता लगाना है। वो चार व्यक्ति हैं, अमीर खुसरो, हसन निजामी, आरपी त्रिपाठी और निजामुद्दीन औलिया। तो राइट आंसर हम लोग चलेंगे। राइट आंसर हमें मिल गया है। जी हाँ, मैं टिक लगाने जा रहा हूँ। राइट आंसर है आरपी त्रिपाठी। आरपी त्रिपाठी ने कहा था कि जो है सल्तनत काल का जो केंद्रीय शासन है वो दुर्बल है, इसीलिए जो है सल्तनत काल का पतन हो गया, क्योंकि समय के साथ इन्होंने केंद्रीय शासन को मजबूत नहीं बनाया। अगला क्वेश्चन है बहुत ही सरल, फेमस, कई बार मैंने इसका वर्णन किया है, बार बार हमने इसको रिवीजन किया है, फिर से वही क्वेश्चन आ गया है। इब्न बबूता कहाँ का था? इब्न बबूता कहाँ का रहने वाला था? तो राइट आंसर आपको चुनना है चीन, मिस्र, मोरक्को, अरब। बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आंसर आपको पता चल चुका होगा। जी राइट आंसर है मोरक्को। इब्न बबूता अफ्रीका के मोरक्को से आया था 1333 में, यानी 1333 में आया था। और 1342 तक दिल्ली में काजी रहा। और 1342 में वो जो है राजदूत बनकर चीन गया। और 1347 में वापस अपने घर चला गया। तो ये रेहला पुस्तक उसने एक लिखी थी।
तो इसके बारे में जो मजबूत जानकारी थी वो मैंने आपको कई बार दी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सल्तनत काल में भू राजस्व के तरीके प्रचलित थे। तो देखिए 4 तरीके हमने इसमें लिखे हुए हैं। एक है 3 तरीके हैं, एक है बटाई, मसाहत, मुक्ताई, सभी। तो आप देखिए जब कभी भी सभी या उक्त सभी या इनमें से कोई नहीं, अगर ऐसे ऑप्शन आए तो ज़्यादा सा फोकस करिएगा उस पर कि कहीं ना कहीं कुछ लॉजिक जरूर है उस प्रश्न में। जी हाँ, आंसर समझ गए होंगे आप। सभी यानी सल्तनत काल में जो वो भू राजस्व के तरीके थे ये सारे तरीके थे। बटाई व्यवस्था भी चालू थी, मसाहत भी, मसाहत मतलब जो है भूमि पैमाइश के आधार पर होती थी, और मुक्ताई में होता था गल्ला जो है वो किस तरीके से जो है कभी कभी खड़ी फसल जो है किसानों से बांट ली जाती थी, और कभी कभी फसल कटने पर, कभी कभी जो है जो अनाज निकलता था तब। तो ये सब सारे तरीके थे जो है भू राजस्व के। अगला क्वेश्चन है सुल्तान की शक्ति का वास्तविक स्रोत। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही सरल क्वेश्चन है। बताना कि ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं वो हमारे नंबर बढ़ाने, स्कोरिंग करने के लिए आते हैं। इसमें बस हल्का सा दिमाग लगाने की आपको ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत, क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। हल्के से इसको आप जो है टच करिए और राइट आंसर अपने हाथ में आप ले लीजिए और तुरंत 1 नंबर अपने खाते में गिरा लीजिए। तो देखिए कौन 4 ऑप्शन है। सैनिक शक्ति, उलेमा वर्ग का समर्थन, जनता का समर्थन और अपार धन शक्ति का होना। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वो बच्चों की आईक्यू लेवल को चेक करते हैं कि किस बच्चे का कैसा आईक्यू लेवल है और वो कितनी जल्दी और कितना बेहतरीन गेस करता है। तो आप गेस करिए, अपार धन संपत्ति ये कोई सुल्तान की शक्ति का स्रोत नहीं हो सकता, क्योंकि धन तो आता है और चला जाता है। अगला है जनता का समर्थन, तो जनता रुष्ट हो गई सुल्तान से, तो ये भी कहा बतम। उलेमा वर्ग, उलेमा भी रुष्ट हो सकता है। हाँ, राइट आंसर की ओर आप लोग चल गए। सैनिक शक्ति, जिसकी सैनिक शक्ति, देखिए अलाउद्दीन खिलजी की सैनिक शक्ति बहुत अच्छी थी, इसीलिए उसने विश्व विजय का सपना देखा था। उसने जनता या उलेमा के ऊपर जो है विश्व विजय का सपना नहीं देखा था, इन लोगों के सहारे सपना नहीं देखा था, क्योंकि उसकी जो है सैन्य शक्ति बहुत मजबूत थी। क्वेश्चन है भारत में चरखे का प्रचलन शुरू हुआ। तो चरखे से आप लोग परिचित होंगे क्योंकि जो हमें आज़ादी मिली वो गांधी जी के चरखे से मिली। तो देखिए 4 ऑप्शन, गुप्त काल, पूर्व मध्यकाल, सल्तनत काल और मुगल काल। तो इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा समय न गंवाते हुए सीधे ऑप्शन पे चलते हैं। आप कौन सा काल पढ़ रहे हैं तो सीधे आप उसी काल के साथ चले जाइए, यानी सल्तनत काल इसका राइट आंसर होगा। सल्तनत काल यानी भारत में चरखे का जो प्रचलन है वो सल्तनत काल में हुआ, और गांधी जी ने जब अहिंसात्मक आंदोलन चलाए थे, असहयोग आंदोलन चलाया, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया, क्विट इंडिया मूवमेंट उन्होंने चलाया, तो उस दौरान उन्होंने चरखे का प्रयोग किया था और गांधी जी ने भारतवासियों को खादी बनाने का जो है प्रयोग किया था। इसीलिए गांधी जी के बारे में कहा गया है कि बहुत ही अच्छा भजन है कि साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी मुझे आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। अगला क्वेश्चन है चरखे का पहला लिखित साक्ष्य। चरखा बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि चरखे ने कहीं ना कहीं स्वदेशी अपनाने के लिए हमको जो है प्रेरित किया, और कहीं ना कहीं जो अंग्रेज थे वो चरखे से डरे जरूर थे। तो चलिए 4 ऑप्शन है आपके सामने। तारीख फिरोज शाही, खजाइनुल फुतूह, तबकाते नासरी और फुतूह उस सलातीन। देखिए 4 पुस्तकें हैं, तो किस पुस्तक में चरखे का वर्णन किया गया है? तो जाहिर सी बात है जिस इतिहासकार ने चरखे को देखा होगा, महसूस किया होगा, छुआ होगा, तो उसने वो पुस्तक में चरखे का वर्णन जरूर लिखा होगा। तो चलिए राइट आंसर की ओर चलते हैं। राइट आंसर है चौथा, फुतूह उस सलातीन। चरखे का जो पहला लिखित साक्ष्य मिलता है वो फुतूह उस सलातीन में मिलता है। अगला क्वेश्चन है किस सुल्तान ने जल घड़ी बनाई थी? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि किसने जो है जल घड़ी बनाई थी। तो देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है गयासुद्दीन तुगलक, बलबन, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक।
तो किसने जल घड़ी बनाई, गेस कर लेना है आपको। तो चलिए हम ही बता देते हैं, राइट आंसर है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने जल घड़ी बनाई थी और इसने बहुत सारे काम किए थे। फिरोज शाह तुगलक ने इसने 5 नहरें बनवाई। सर्वाधिक नहर बनाने का श्रेय, जल घड़ी बनाने का श्रेय, सर्वाधिक एकता देने का श्रेय, सैनिकों के पद को वंशानुगत बनाने का श्रेय, सार्वजनिक निर्माण के लिए जो है सर्वाधिक सार्वजनिक निर्माण इसने किए थे, सर्वाधिक नगर यानी पूरे 300 नगरों की स्थापना करने का श्रेय, बहुत सारे अच्छे अच्छे काम, सर्वाधिक विभाग बनाने का श्रेय, तो बहुत अच्छे अच्छे इसने काम किए थे, इसीलिए इसे सल्तनत काल का अकबर भी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है कि जलालुद्दीन मंगबरनी का पिता कौन था। तो ये कौन बंदा है जो बीच में आ गया है, कहां से आ गया है। तो देखिए ये जलालुद्दीन मंगबरनी जो था ये ख्वारिज्म शाह का पुत्र था। राइट आंसर तीसरा है ख्वारिज्म शाह। तो ये ख्वारिज्म शाह कौन था, ये जब कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर चला गया तो यलदौज ने गजनी पर अधिकार कर लिया था मोहम्मद गोरी के मृत्यु के बाद। तो वहां पर एक नया कैरेक्टर आया था ख्वारिज्म शाह, जिसने यलदौज को वहां से भगाया और गजनी पर अधिकार कर लिया। उसके बाद मंगोलों ने जब चंगेज खान ने गजनी पर अधिकार किया है तब जो है उन्होंने ख्वारिज्म शाह के को जो है हराया और ये जलालुद्दीन मंगबरनी ख्वारिज्म शाह का ही पुत्र था और ये भाग करके इल्तुतमिश के समय पर आया था। इल्तुतमिश से जो है इल्तुतमिश से जो है अपनी रक्षा करवाने के लिए आया था और इसी का पीछा करते हुए चंगेज खान सिंधु नदी तक आया था। तो देखिए तो ये जो ख्वारिज्म शाह था इसी का पुत्र था जलालुद्दीन मंगबरनी। अगला क्वेश्चन है सल्तनत कालीन पूर्वी भारत का प्रमुख व्यापारिक नगर। तो इसमें से कई गांव हैं, नगर हैं, हम सीधे राइट आंसर की ओर चलते हैं। राइट आंसर है सतगांव। सतगांव जो था उस समय सल्तनत कालीन पूर्वी भारत का प्रमुख व्यापारी नगर था। अगला क्वेश्चन है महुआ नामक चीनी यात्री भारत कब आया। तो देखिए 4 ऑप्शन है 1206, 1306, 1406, 1506। तो राइट आंसर की ओर हम लोग चलेंगे। राइट आंसर है 1406। जो महुआ नामक चीनी यात्री था वो 1406 में भारत आया था। तो आप गेस लगाइए 1406 में उस समय दिल्ली पर किसका अधिकार होगा। तो देखिए 1406 में तुगलक वंश के अंतिम शासक यानी नासरुद्दीन महमूद का शासन चल रहा था, क्योंकि इसके बाद 1414 में खिज्र खां आ जाएगा। तो ये दिमाग लगाने की जरूरत है। अगला है सल्तनत काल में इत्र के लिए प्रसिद्ध था। तो देखिए इत्र के लिए 4 ऑप्शन बनारस, मुल्तान, ग्वालियर और कन्नौज। तो देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और इसमें से आपको एक राइट आंसर चुन लेना है कि इत्र के लिए कौन सा नगर सल्तनत काल में प्रसिद्ध था। तो देखिए राइट आंसर की ओर हम लोग चल रहे हैं। जी हाँ, राइट आंसर है कन्नौज। कन्नौज जो है वो इत्र के लिए प्रसिद्ध है और आज भी कन्नौज इत्र के लिए ही प्रसिद्ध है। और इस कन्नौज से आज जो है सांसद डिम्पल यादव जी हैं, जो कि कन्नौज से सांसद हैं आज वर्तमान में। और अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन है सल्तनत काल में अनार के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। तो देखिए 4 ऑप्शन कन्नौज, जोधपुर, कश्मीर और देवल। तो राइट आंसर की ओर चलेंगे हम लोग। राइट आंसर है कश्मीर। कश्मीर में उस समय अनार उत्पादन नंबर 1 पे होता था। अगला क्वेश्चन है सल्तनत काल में आयात की प्रमुख मद कौन सी थी, यानी कौन सी चीज जो है बाहर से सबसे ज्यादा भारत में मंगाई जाती थी। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने घोड़ा, सोना चांदी, रेशमी वस्त्र और मेवा। तो देखिए सबसे ज्यादा अगर हमारे भारत में कुछ मंगाया जाता था तो वो था आपका, राइट आंसर आपने समझ लिया होगा, राइट आंसर है घोड़ा। घोड़ा जो है सबसे ज्यादा भारत से मंगाया जाता था, क्योंकि ये सुल्तान लोग जो है जब सेना का निर्माण करते थे तो जो सेना होती थी वो पैदल, अश्व और गज 3 प्रकार की होती थी, जिसमें अश्व सेना जो होती थी वो सबसे अच्छी और महत्वपूर्ण सेना मानी जाती थी, जिसमें घोड़ों का सर्वाधिक प्रयोग होता था। तो इसलिए जो है सबसे ज़्यादा जो है सल्तनत काल में घोड़े मंगाए जाते थे। तो देखिए आयात की जो प्रमुख मद है वो घोड़ा है। अंतिम क्वेश्चन इस सीरीज का है, देखिए क्या है, खुम्स क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो देखिए छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन आना चाहिए हमें, छोटे क्वेश्चन हो चाहे बड़े क्वेश्चन हो सभी हमें तैयारी करनी है। तो देखिए राइट आंसर है, पहला ऑप्शन है लूट का धन, कृषि पर कर,
हिंदुओं पर लगाया गया कर और तीर्थ यात्रा कर। तो राइट आंसर कौन सा होगा आपका? तो राइट आंसर की ओर चलेंगे। जी हाँ, खुम्स क्या है? खुम्स। तो राइट आंसर है आपका लूट का धन। जो लूट का धन होता था इसे खुम्स कहते थे। यानी सल्तनत काल में 5 प्रकार के करों का वर्णन हमें मिलता है: जजिया, जकात, उस्र, खुम्स, खराज। तो ये जो है खुम्स जो है ये लूट का धन है। और इसी के साथ में आज की ये सीरीज समाप्त होती है। और सभी को शुभकामनाएं अग्रिम पेपर की। और आप सभी लोग तैयारी करते रहिए। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए और नोट्स बनाते रहिए। थैंक यू।